ओबीसी, ये ओबीसी हैं, लेकिन ये ब्राह्मणवाद का ये पूरा जो है कम्बल ओढ़ रखा है, ये रजाई जो है ब्राह्मणवाद का ओढ़ करके। अब ये मोदी जी अपने को ओबीसी नहीं कहते, ये तेली नहीं कहते, ये तो बड़े बड़े मंदिरों में जा कर के खूब जो है ये सुलमानी पत्थर है, लिलीपुट है, खूब पूजा कर रहे हैं, पूरा एनर्जी बना करके कि मैं अब 200 साल तक जिंदा रहूंगा। और जब उन्होंने एक बार कहा था कि 72 साल का होऊंगा तो देश का प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा, अब 75 साल के हो गए, अब कहते हैं मैं 50 साल तक और प्रधानमंत्री रहूंगा, नहीं रहूंगा, राष्ट्रपति रहूंगा। तो अब उनको एक लालच सत्ता से हो गया है। अब वो जो सत्ता से जो चिपक जाता है वो ब्राह्मणवाद हो जाता है। ब्राह्मणवाद एक अलग चीज है, ब्राह्मण जात अलग चीज है। हम ब्राह्मण जात को गाली नहीं दे रहे, ब्राह्मण जात के खिलाफ नहीं बोल रहे। एक ब्राह्मणवाद जो स्वर्ण का, जो अपने को बड़ा बना कर जात के बिना ब्राह्मणवाद कैसे है? फिर जो ब्राह्मण तभी तो ब्राह्मणवाद है। जो हमारे ऊपर जुल्म करता है, जो हमारे ऊपर पूजा पाठ करके दुकानदारी करता है, जो हमारे ऊपर नफरत पहुंचाता है, जो हमें तोड़ता है, हम उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। अगर हमारे समाज के लोग भी अगर उसी की टोली में चला गया, जैसे विधुड़ी है, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, तो वो भी, हम उन्हें भी ब्राह्मणवाद कह रहे हैं। आरक्षण में SC/ST के महिलाओं को तो मिल जाता है कोटे में कोटा, लेकिन जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका तो कोई जिक्र है नहीं आरक्षण में। यही खामी है, और इसीलिए जो विपक्ष के लोग थे और लोगों ने इस पे सवाल उठाया, और फिर मोदी जी ने कहा हम इस पे समीक्षा करके हम इसको सुधार करेंगे, हम इसमें एक प्रस्ताव लाएंगे। तो ये इस तरह से बार बार मैंने कहा कि हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय जी मोदी जी, जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर बार कहीं ना कहीं शगुफा छोड़ करके छोड़ देते, उसको सिरे नहीं चढ़ाते। बोलते तो है ठीक है, वो बहुत सारी योजनाएं भी लाए, लेकिन योजना पर योजना लागू होनी चाहिए। आप महिला बिल लाए तो उसकी फायदा आप 2029 से लागू होगा, यानी 2024 में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। आपका बीच में बहुत सारे असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें कोई जिक्र नहीं होगा। 2029 यानी कि दूसरे पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा उसके बाद आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। आप उस वक्त सगुफा छोड़ेंगे कि फ़ायदा लेना, तो आपने इम्प्लीमेंट फौरन करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो पूरी वाहवाही लूट रही है, अखबारों में, मीडिया में बैनर लगवा दिए उन्होंने। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अशिक्षित लोग हैं, हम इसीलिए बहुसंख्यक लोग हैं, इसीलिए कहा कि हम लोग कहीं ना कहीं भांग के नशे में, हम गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और मूर्ख बनाते हैं। इन्होंने देखा कि अब मर्द लोग थोड़ा सा चालाक होने लगे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूकता आने लगी है। ये जो है अब जो है भीम, जय भीम और गौतम बुद्ध और वगैरह वगैरह बना के स्टेलिन और पेरियार का, फूले का आवाज़ उठाने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि घर में सेंध मारो और औरतों को साइड में करो। महिलाओं को उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के नाम पे मुसलमानों को तोड़ा, और उन्होंने थोड़ी सी 1-2% की वोट की इजाफा मिला, इसलिए यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे भारत की महिलाओं को जरा सा तोड़ दिया जाए, उससे अगर मुझे 2-3% का फ़ायदा हो जाएगा, तो 35% से हम 37% पे पहुंच जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। आप जो स्वर्ण हैं उनको ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं, और जो नीचे हैं उनको कम हिस्सा दे करके लॉलीपॉप दे रहे, आप उनको बहका रहे। तो इस तरह का जो है, और फिर अगर वो सीट भरा नहीं गया या वो उसको शिक्षा नहीं मिला, तो आपने क्लीन लेयर, जैसे आज ओबीसी को 27% मिला हुआ है, मैं आपको बता दूं, तो 27% में जब सीट भरा जाता है तो 4.1% भरा जाता है, बाकी उनको 23% कहाँ जाता है? 23% वो जो है जनरल कैटेगरी में चला जाता है। तो आप 27% कहने के लिए दिया, और फायदा उनको मिल कितना रहा है? 4.1%। तो आज 23% महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें से 1-2% आप कुछ को दे देंगे, जो आपके कार्यकर्ता होंगे, जो आपके लिए जय हो करेंगे, उनको दे देंगे, बाकी सब के सब जनरल में चला जाएगा। तो इस तरह का जो एजेंडा ठीक नहीं है। पहले जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना के आधार पर जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी करो तो ठीक है, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन फिर भी महिला बिल पास हुआ, उसके लिए धन्यवाद के योग तो बनते हैं मोदी जी। 75 साल में सर पहली बार मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है लोकसभा में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। ये 27 साल की बिल जो पेंडिंग पड़ा था, इसको पास होना था कांग्रेस के रिजिम में, नहीं किया, मोदी जी ने किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
जो 23% का आरक्षण महिलाओं को दी गई, उसमें ओबीसी कहाँ गया, एससी कहाँ गया? थोड़े से आरक्षण में आरक्षण हिस्सा दे करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? महिलाओं की संख्या भारत के अंदर 48.84% है, और अगर जनगणना हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 50-50 हो जाएंगे। ओबीसी तो कहीं मांग ही नहीं रहे आरक्षण। आप जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं उनके लिए ओबीसी क्यों नहीं आ रहे खुल करके सामने? इनको पहले तो समझ में नहीं आता। कई बार एनआरसी आया और भी चीज़ें आई, कुछ लोग लीडर आवाज़ भी उठाते हैं, फिर धंधेबाज आ जाते हैं, फिर चंदा वसूली होती है, तो ये आवाज़ नहीं उठाते। सब थोड़ी तो खूब बोल रहे हैं संसद में, देखिए रमेश, ओबीसी, हाँ, और रमेश भदौड़ी जी बोल रहे हैं और फिर बीजेपी के पाले में जाके, बीजेपी के सपोर्ट में आके फिर ओबीसी के लीडरों पे जो है आतंकवाद और मुल्लाबाद और कटुआ वगैरह कह कर करके आप नफरत की राजनीति कर करके तोड़ रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं एक तरफ हैं ही नहीं। तो इस तरह से हमारी जो सत्ता है, जो सत्ता को सिर्फ बने रहने के लिए समाज को तोड़ना, महिलाओं के अधिकारों का हनन करना, उनको किसी तरह से फंसा करके रखना, उनका जो पूरा हक बनता है वो न दे कर करके लॉलीपॉप देना, ये बखूबी हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं। लेकिन 128 सांसद हैं करीब ओबीसी के, उन्होंने विरोध नहीं किया इस पूरे बिल का, चूंकि डरे हुए इनको, इनके पीछे जैसे अभी कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी ओबीसी है, वो तो ऐसी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बोले तो बोले कैसे? मैंने क्यों नहीं बोलेंगे? कहा हमारे पीछे में ईडी लगा है, हमारे पीछे इनकम टैक्स लगा है, हमारे पीछे विरोधी लगा है, हमारे पीछे बदमाशों को लगा रखा है, हमारे पीछे में जो है रेप सेप का कर रखा है, तो चारों तरफ से दबा रखा है कि कोई नहीं कुछ बोलेगा, बोलेगा तो जेल में जाएगा। ओबीसी सांसद डरे हुए, सारे के सारे को डरा करके, सहमा कर करके बुरी तरह से पैरों के नीचे कुचल रखा गया है। महिलाओं के ऊपर रेप हो रहा है, महिलाओं के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। महिलाएं बेचारी डरी हुई है। अभी किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी पे आंदोलन हुआ, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए। लगातार हमारे कई राज्यों में मॉब लिंचिंग और ये जो है आपस में लड़ा रहे हैं, और हमारे सैनिकों को मारा गया। तो जनता कहीं ना कहीं थोड़ी सी देख रही है या डरी है, उसमें अभी जनाक्रोश ठीक से नहीं आ रहा। जिस दिन वो गर्म हो जाएगी उस दिन जनक्रांति आपको देखने को मिल जाएगा, और ये सब जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन एक बात और मैं आपके जर्नलिस्ट महोदय कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जनता परेशान है वहाँ पे उनको एक सही नेता नहीं मिल रहा जो उनको सही दशा दिशा दे सके। जो भी नेता हैं, चाहे वो बहुसंख्यक के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे SC/ST के हों, चाहे दूसरी तरफ हों, सब अपने अपने दुकानदारी चला रहे हैं। सब कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो ये जो लालच दिख रहा है जनता को दिख रहा है, और यही वजह है कि हमारे देश का सही कर्णधार, सही जनप्रतिनिधि, सही लीडर नहीं मिल रहा, और जो दिखता है वही बिक रहा है, और उसका हमारे मोदी जी खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे, खामोश थे, तो क्या एक प्रधानमंत्री कुछ बोलता नहीं, जबकि पढ़ा लिखा था। अब वो कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। तो अब ये बोलने वाले आ गए, तो बोलने वाले ने भी खूब बोल बोल के ठग रहे हैं। अब कह रहे हैं किसको लाऊं, तो कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए सकारात्मक विकल्प की तलाश जनता कर रही है। जिस दिन सकारात्मक विकल्प मिल जाएगा जनता को, उस दिन आप देखेंगे कि ये महिलाएं, ये मुस्लिम महिलाएं, या चाहे बाकी महिलाएं, या आरक्षण वरक्षण सब खत्म हो जाएगा। एक जन क्रांति आएगा और देश में एक सुनहरा भविष्य बनेगा, एक सही दशा दिशा मिले। मोनू मानेसर यादव हैं, बिट्टू बजरंगी और बिट्टू लुहार हैं, उमा भारती हैं, विनय कटियार हैं, चाहे कपिल गुर्जर हों, ये ओबीसी से आते हैं। ये जो आंदोलन किए हैं हरियाणा में, नू मेवात में, या उत्तर प्रदेश में मंदिर को लेकर, ये अपने अधिकारों को लेकर आगे क्यों नहीं आते हैं? आरक्षण के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं महिलाओं के मामले में? ये सब धर्म कर्म की राजनीति करते हैं। हालांकि आपने एक उमा भारती जी का नाम लिया। कई बार उमा भारती बीजेपी के खिलाफ गई हैं, कई बार बीजेपी के खिलाफ बोलती भी हैं, लेकिन चूंकि वो धर्म से इतने ओतप्रोत हैं कि धार्मिक उन्माद में वो कहीं न कहीं खो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठती। आज ज़रूरत, मैं बार बार मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि आज ज़रूरत है कि धर्म से
जात से ऊपर हट करके इनको घरों के अंदर रहना चाहिए। धर्म को घर में रखें, मंदिर मस्जिद से दूर रखें, या जो भी हमारा कथावाचक है, जो भी मौलाना लोग हैं, उनको सबको जंगल भेज देना चाहिए। और जो हमारा सत्ता है, जहाँ से पूरा देश को संभाला जाता है, जहाँ से पूरे विश्व को एक रोशनी दशा दी जाती है, वहाँ पे किसी तरह का धर्म कर्म की राजनीतिक ना हो, और वो विशुद्ध रूप से सिर्फ देश के लिए, विकास के लिए वो काम हो। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी, चाहे वो नीचे हों या ऊंचे हों, वो जिसको वो मौका मिलेगा और अच्छा देश के लिए सोचेगा, उनको मौका मिलनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि ओबीसी सोया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ओबीसी को आरक्षण नहीं चाहिए? महिलाओं को संसद में नहीं पहुंचेंगी क्या वो? ओबीसी सोया हुआ है, बल्कि ये कहें कि भांग के नशे में, जैसे भांग कोई खा लेता है ना, तो वो उनको पता नहीं चलता मैं हूँ कहाँ। देखिए, हमारा ओबीसी बिल्कुल सोया है या डरा है या कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको शिक्षा से भी पीछे रखा गया है, और इन तमाम चीज़ों को देख करके इनके अच्छे लीडर नहीं है। अगर कोई लीडर आते भी यात्रा में खूब जाता है ओबीसी, हाँ, वो भाग की यात्रा में बहुत जाते हैं, और यही है कि उनको ऐसा लगता है कि औरतें, खास करके औरतों को तोड़ा गया है। कथावाचकों में जाएं, कथावाचक में क्या होता है कि मर्द तो जाते हैं खेतों में, मर्द जाते हैं कोई भी प्रोग्राम में, लेकिन औरतों को लेके नहीं जाते। औरतें घर में रहती है, तो वो क्या करती हैं कि पड़ोस की जो मंदिर होता है, वहाँ पे वो पूजा पाठ करने चली जाती हैं। और जब पूजा पाठ करने जाती हैं, तो वहाँ की जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो अपने हिसाब से कथा वचन करते हैं, समझाते हैं, उनको डराते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तेरा बच्चा मर जाएगा, ऐसा ना होगा तो तेरा नौकरी नहीं मिलेगा, अगर ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो वो बेचारी डर के मारे खूब जो है पकवान, पुआ पकवान, बाकी चीज़ें जो है खूब चढ़ावा चढ़ाती हैं, और ये धंधा पंडितों की खूब चलती रहती है।